नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं दोपहर वार। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए जरूरी संविधान संशोधन संसद से पास हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे मंजूरी दे दी है और गुजरात सरकार ने 14 जनवरी से इसे अपने राज्य में लागू भी कर दिया है। गुजरात के बाद बीजेपी शासित राज्य यानी झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी इसे जल्द ही लागू करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में भी आज इस बारे में चर्चा हो रही है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक मंगलवार को होती है, लेकिन इसीलिए इस बार आज बुलाई गई है बैठक। आरक्षण के दायरे में 8 लाख रुपए से कम सालाना आय के सामान्य वर्ग वाले परिवार आएंगे, जिनकी संख्या देश में तकरीबन 5 करोड़ 15 लाख के आसपास आकी गई है। तो सवाल यह है, चुनाव में अब 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खोला है, क्योंकि जाहिर सी बात, जिस तरह से उन्होंने 5 करोड़ 15 लाख की आबादी को सीधे इससे प्रभावित किया है, मैसेज दिया है और यह भी दिखलाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली सरकार है। तो क्या ये 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यार सफलता दिलाएगी, सत्ता में वापसी लाएगी? क्योंकि 3 राज्य जिस तरह से छिने हैं, क्या 2019 में मजबूती के साथ वापसी करेंगे? ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। इसी पर आज खास बहस करेंगे। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी भी जुड़े हुए हैं। कालीचरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज जी, आपका भी बहुत स्वागत भारत समाचार के इस खास प्रोग्राम दोपहरवार में। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, काबिले तारीफ आपका काम रहा, चूंकि सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं, चाहे दलित हो, सवर्ण हो, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जो तमाम विपक्षी दल हैं वो आपकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा पहले ला देते, अभी जब चुनाव में 100 दिन का कम वक्त रह गया है तब इसे ला रहे हैं। आपकी टाइमिंग पर सवाल है। राहुल जी, देखिए, अच्छा कार्य कोई भी हो, उसकी टाइमिंग हमेशा उपयुक्त होती है, उसको सबको स्वागत करना चाहिए। ये ईफ एंड बट लगाने वाला हमेशा उसको ईफ एंड बट लगाते रहेंगे। आप देखिए, जब आयुष्मान योजना जो गरीबों के लिए एक संजीवनी बन के आई, वो जब लागू की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसको लागू किया, तब भी तमाम हमारे जो विपक्षी दल के मित्र हैं उसको ईफ एंड बट लगा रहे थे, तमाम तरह से व्याख्याएं कर रहे थे। लेकिन उसी योजना के लागू होने से एक 150 दिन में लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोगों को जीवन दान मिला है। उस योजना में निःशुल्क उनको चिकित्सा मिली है। तो ये जो एक अच्छा फैसला है, और मुझे लगता है कि जो सामान्य वर्ग के, किसी जाति धर्म वर्ग के लोग हों, उनके लिए एक बहुत राहत देने वाला फैसला है। इसको सबको स्वागत करना चाहिए, बिना किसी ईफ एंड बट के। जो एक अच्छा फैसला है, अच्छा कार्य है, वो सबके हित में है, उसको सभी लोगों को उसी स्पिरिट में स्वागत करना चाहिए। तो राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है, ऐसा कह रहे हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। डॉक्टर अजीज खान साहब, इसमें स्वागत करिए ना, इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। देखिए, टाइमिंग पर सवाल मत कीजिए, स्वागत करना चाहिए। ये राहुल भाई बिल्कुल स्वागत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अक्सर वो गांव का कहावत भी है कि जब बारात आती है तो बैंड भी अच्छा लगता है शुरुआती दौर में। अच्छा। और जाते जाते जब बाराती का वक्त खत्म हो जाता है तो वापस जाते हुए बैंड बाजा भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल वही मसला है कि अब जाते जाते जब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, उससे कम का वक्त है, तो इस तरीके का लॉलीपॉप। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और स्वागत भी किया। हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि भाई देखिए, आप जिस तरीके से लोकसभा में हर जगह हर तरीके से समाजवादी पार्टी ने साथ दिया, हम लोगों ने ये कहा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है। माना कि 3 राज्यों में आप चुनाव हार गए,
4.5 साल में आपको याद आया, 3.5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद याद आया, लेकिन जो भी कुछ रहा उसके बावजूद भी आपने अगर ये फैसला किया तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बहुत अहम मसला है ये, जब से ये मुल्क आजाद हुआ, आप उस मुल्क आजादी के बाद की स्थिति देखें, 1950 से ही आप देखें कि पिछड़ों को किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं मिला। इसका मसौदा 91 और 92 में तय हुआ राहुल भाई, और 95 में आधा अधूरा लागू हुआ। हमारी मांग सिर्फ ये रही कि आज जिस तरीके से पिछड़ा समाज पिछड़े पंक्ति में खड़ा है, 54% पिछड़ा समाज है, आज उसे 27% आरक्षण मिल रहा है। हम जानना यह चाहते हैं, अगर इक्वलिटी की बात हो रही है, अगर सोशल जस्टिस की बात हो रही है, तो सोशल जस्टिस में कहीं ना कहीं कुछ पिछड़ों को आखिर हिस्सेदारी कब मिलेगी, उनको न्याय कब मिलेगा, उनको 54% आरक्षण आखिर कब मिलेगा। तो हमारी मांग यह है कि बीजेपी से कि 54% पिछड़ा समाज है और बहुत ही पिछड़ा है वो, उसको 54% आरक्षण दे दिया जाए। आखिर वो आरक्षण बीजेपी कब लेकर के आएगी? सवर्णों को, सामान्य जाति को जिस तरीके से आरक्षण का लॉलीपॉप आखिरी वक्त में जाते जाते दिया है, हालांकि उसका कोई फायदा लोगों को नहीं मिलेगा, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारी सिर्फ यही मांग है कि जाते जाते ही सही कम से कम पिछड़ों के बारे में भी बीजेपी सोचे। प्रोफेसर कालीचरण सनेही जी भी जुड़े हैं। कालीचरण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जो गरीब दलित हैं, अगर उन्हें इस आरक्षण का फायदा मिल रहा है, तो जो गरीब सवर्ण हैं उन्हें यह फायदा क्यों ना मिले, क्योंकि वो भी तो मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। देखिए राहुल जी, तमाम चैनल पर इस तरह की डिबेट चल रही है और बहुत दिन से, जब से संसद में पास हुआ है सवर्ण बिल, तब से बहस लगातार जारी है। देखिए, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। दलित स्कॉलर ने हमेशा इसी बात को कहा है, संविधान भी यही कहता है, आपको किसी की गरीबी ठीक करना है तो तमाम तरीके सरकार के पास संसाधन हैं, उनको करके ठीक, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करके और संविधान की मूल भावनाओं को उल्लंघित करके किसी को लाभ दिया जाए तो वो किसी को भी हो, दलितों को भी हो। नहीं, संविधान का उल्लंघन कैसे हो, जरा ये भी बताइए। अब देखिए, संविधान का उल्लंघन ना होता तो संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि सवर्णों को या तथाकथित उच्च जातियों को इस तरह कोई इलाज नहीं है, जैसा कि अभी हमारे साथी खान साहब ने भी कहा, यहाँ तक कि पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन आनन फानन जो इस तरह की व्यवस्था की गई है और उसमें सभी मीडिया और सब साथ दे रहे हैं, क्योंकि सवर्णों का हित सबका हित मान लिया जाता है इस देश में। लेकिन तथाकथित जिनको गरीब कहा जा रहा है, तो 8 लाख की सीमा में गरीब, दूसरी ओर इनकम टैक्स 2.5 लाख पर लगाया जा रहा है। माने यदि किसी तरह से करना भी है तो संविधान की मर्यादाओं में चीज़ों को रखना चाहिए, और दूसरा यह है कि फिर गरीबी का फिर से निर्धारण करना चाहिए। सवर्णों में सचमुच में जो गरीब हैं, यदि इस तरह का प्रावधान किया है, लेकिन कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, ये संवैधानिक पीठ के समक्ष टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। जो सामाजिक रूप से उपेक्षित हैं, जिन्होंने सामाजिक पिछड़ेपन का दंश झेला है, ये पहली अनिवार्यता रिजर्वेशन के साथ है। हरिश्चंद्र जी, संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है, आपके सामने बैठे हैं कालीचरण सनेही जी, साहब इस बात को बता रहे हैं, कैसे इसे उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे, जरा ये भी बताइए, और क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, आदरणीय सनेही जी ने जो बात कही, ये जो सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण संविधान संशोधन के माध्यम से मिला है, वो आर्थिक आधार पर मिला है। वो संविधान की उस धारा जिसमें समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके सामाजिक रूप से जो पिछड़ गए थे लोग, उसके अंतर्गत उनको आरक्षण दिया गया, उससे अलग हटकर एक अलग से उसमें धारा जोड़ी गई है संशोधन करके, और ये समाज के सामान्य वर्ग के पिछड़े जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये प्राविधान किया गया है। और जैसा कि माननीय आदरणीय मोदी जी की सरकार ने फैसला किया, उसका सभी दलों ने स्वागत किया है, और उसी स्पिरिट से उसी जो प्राविधान उसके हैं, उन्हीं प्राविधानों के अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। हाँ, क्राइटेरिया क्या, जरा ये भी जरा बताइए कि किसे किसे आप इस दायरे में रखेंगे? चूंकि ये कह रहे हैं, कालीचरण जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स तो आप 2.5 लाख पे लगा दे रहे हैं और आप गरीब मान रहे हैं 8 लाख पे, और सवर्णों का प्रतिनिधित्व तो जहां नहीं है वहां तो कर सकते हैं। नहीं, माना कि राहुल जी, प्रतिनिधित्व नहीं है वहां, राहुल जी, लेकिन जिनका प्रतिनिधित्व है, राहुल जी, रूप से पिछड़ापन, सुनते हैं कालीचरण जी कुछ कह रहे हैं, हरिश्चंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए माननीय, मैं ये कह रहा हूं कि आप जानते हैं, आप कानून की भाषा भी जानते हैं, संविधान को भी जानते हैं। इसमें 2 आधार बाबा साहब ने लिए थे, या हमारे संविधान विदों ने लिए थे, कि सामाजिक रूप से पिछड़ापन
और माना कि दूसरे हमने जो है जब मंडल कमीशन लिया तो आरक्षित रूप से प्रक्षापन भी लिया, लेकिन तीसरा उसमें यह भी है कि उन जातियों का या उन वर्गों का, उन समूहों का जिनका सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन बिना रिजर्वेशन के ही हमारे जो अनुसूचित श्रेणी के हैं सभी जगह ए श्रेणी से लेकर के सी श्रेणी तक के तमाम पदों पर खाली पड़े हुए हैं। पीएमओ ऑफिस से लेकर के विश्वविद्यालयों में अभी जानकारी आई है कि 900 विश्वविद्यालयों में केवल 12 कुलपति एससी के हैं। तो मतलब यह है कि जहां संविधान ने लागू होते ही जिनको प्रावधान करके दे दिया था उनका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ क्या है। सनेही जी, वो 900 सारे नहीं 900 वो सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो सरकारी हैं? हाँ, नहीं मतलब ये नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नहीं, आप मुझे बताइए हाँ कि वो प्राइवेट विश्वविद्यालय आपने तो सबको उसमें समेट लिया। नहीं, और दूसरा ऐसा नहीं है, नहीं, प्राइवेट सभी में तो विश्वविद्यालयों में, अच्छा देखिए, सभी 13 विश्वविद्यालयों में 13 पिछड़े वर्ग के भी समुचित संख्या है और दलित वर्ग के भी लोगों की समुचित मैं ये संख्या कह रहा है। हूँ कि 13 वो विश्वविद्यालय अब जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही वैसे वैसे उनका परसेंटेज भी बढ़ रहा है। बड़ी विचित्र बात यह है कि ज्यों-ज्यों देश आगे बढ़ा है, मोदी जी और सारी सरकार ने देश आगे बढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आता है तथाकथित सामान्य वर्ग पीछे कैसे चला गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। और 2.5 और जो 8 लाख का तो इसका जवाब तो सदब जाफर जी देंगी ना, कांग्रेस की प्रवक्ता है। सदब जी मैं आपसे जानना ही चाहता हूं। सनेही जी नहीं, आ रहा हूं हरीश जी आपके साथ। मैं उसका जवाब देता हूं। नहीं, मैं उसका जवाब सनेही जी को दे दूं। चलिए ठीक है, बोलिए। जिस तरह से दलित और पिछड़े वर्ग के तमाम लोग अगड़े से भी ज्यादा संपन्न हो गए, वैसे जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो दलितों से और पिछड़ों से भी ज्यादा विपन्न हो गए। नहीं, लेकिन यहाँ जिस तरह से सामान्य पिछड़े वर्ग और दलितों में संपन्नता बढ़ी है, समृद्धि बढ़ी है, उसी रूप में सामान्य वर्ग के लोगों में गरीबी बढ़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि दलित वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री और यहां तक कि राष्ट्रपति बन जाने पर भी अपने दलितपन से निजात नहीं पाता है। इस देश में सामाजिक उपेक्षा की बात है, लेकिन किसी भी सवर्ण को क्या गरीबी के कारण नहीं, अगर कालीचरण सनेही जी ये भी तो बताइए, अगर मान लीजिए कोई दलित है और वो आईएएस है तो क्या उसके बाद भी उसे आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, इस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए। जब तक नहीं डीएम के रूप में, कलेक्टर के रूप में, आईएएस के रूप में भी उसको सामाजिक दंश झेलना पड़ता है उपेक्षा का। अभी आपकी सांसद जो अभी सावित्रीबाई फुले कई मंचों पर इस तरह की बातों को रख चुकी है। ये तो गलत। सावित्रीबाई फुले का जो व्यक्ति है वो मोटिवेटेड है, वो राजनीति प्रेरित है, वो आप उसको सामान्य वो नहीं, लेकिन ये बात जो कही जा रही, जो आप कह रहे हैं, ये भी पूरी तरह से सही। चलिए, सदब जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये बताइए, आप तो गांव में रहते हैं, समर्थन कर रही हैं, हरीश जी आपके समूह में जाते हैं। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं, आप तो पार्लियामेंट में समर्थन कर रही हैं, लेकिन बाहर जब आपके नेता सामने आ रहे हैं तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर जो गरीब सवर्ण हैं उन्हें आरक्षण मिल रहा है, वो भी कदम से कदम सबके साथ चल रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? समर्थन तो आप दे रही हैं राज्यसभा में और लोकसभा में, बाहर आप कह रहे हैं कि झुंझुना है। ये बाहर किसने कहा झुंझुना है? वो हमारे आपके बड़े नेता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। किस बड़े नेता ने कहा? ये तो मनोज झा जी ने कहा है झुंझुना है, कांग्रेस के तो किसी नेता ने नहीं कहा है। इससे फायदा नहीं होगा। आपके बड़े नेता ये कह रहे हैं। कौन बड़ा नेता? आप नाम लेके बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं बाहर, यानी आप सपोर्ट में है, ये ठीक है? देखिए, झुंझुने का मतलब ये होता है कि सपोर्ट, भाई कौन नहीं चाहेगा कि कोई भी वर्ग जो है वो आगे ना बढ़े? ऐसा कोई होगा कि जो कहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर वर्ग आगे ना बढ़े? हाँ, हर इंसान चाहेगा कि हर वर्ग आगे बढ़े, हर पॉलिटिकल पार्टी भी ये चाहेगी। लेकिन झुंझुना इस प्रकार है कि 4 साल 8 महीने तो आप जो हैं वो बिल्कुल गहरी नींद सोते रहे। जब SC/ST एक्ट आया तो आपने उसका समर्थन किया। जब आपने देखा कि भाई नाराजगी हो गई है, हम 3 स्टेट्स हार गए हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कुछ करने को है नहीं, तो लाइए 10% हम आरक्षण का एक झुंझुना ही दिखा दें, क्योंकि वो भी दिया नहीं है हाथ में, सिर्फ दिखाया है। अभी जुडिशियल स्क्रूटनी उसकी बाकी है। नहीं तो गुजरात में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में और झारखंड में तो ये स्थिति आज हो गई। उत्तर प्रदेश की तो आप बात ही ना करें। उत्तर प्रदेश में 2 साल कितने साल हो गए सरकार को आते हुए? 2 साल होने वाले 2 साल होने वाले हैं। 2 साल जब होने वाले हैं, 2 साल में इस सरकार ने, छोड़ दीजिए और कुछ, कोई एक शिलान्यास किसी यूनिवर्सिटी का, कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सरकारी जो आप कह सके कि हाँ ये बेहतर काम कर रहा है, एक हमें बता दीजिए। उसके बाद आप कहिए कि ये जब 10% कहां देंगे आरक्षण, किस जगह देंगे? आप गाय तक तो संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके सरकारी स्कूलों में टीचरों को आरक्षण देंगे आप, वहां तो गाय बंध रही है, आप कहां देंगे आरक्षण?
घोटालों पे घोटाले चले आ रहे हैं, सुन रहे हैं कि कुंभ में तक तो घोटाला हुआ है। बहरहाल तो ये आप तो समर्थन आपका कर रहे हैं, आलम है। लेकिन टाइमिंग पर सवाल है ना आपका। टाइमिंग नहीं, मंशा पे भी सवाल है। इनकी मंशा ही नहीं है, ये कुछ ना कर पाएंगे, ना किया है ना करेंगे। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, एक मिनट मैं पूछता हूं उनसे। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, 3 राज्यों में चुनाव जब आप हार गए तब आपने ये सिक्सर लगाया है, ये कह रही हैं आपकी मंशा साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। बाउंड्री है, ब्राह्मणों ने इसको बाउंड्री पे पकड़ लिया है कैच। हरीश जी देखिए राहुल जी, हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं। अच्छा, ये सत्ता से बाहर होते हैं तो जिस तरह से पानी से मछली निकाल के रख दीजिए तो जो छटपटाहट मछली की होती है पानी में वापस जाने के लिए, वैसे कांग्रेस के लिए सत्ता है। जी हाँ, तो इनको हर तरफ निराशा ही निराशा दिखती है, हर तरफ हताशा दिखती है, क्योंकि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और ये निराशा इनके अंदर इनबिल्ट हो गई है। इसलिए इनको साकार अच्छा कार्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन देश और प्रदेश की जनता को सब दिखाई पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि अच्छा फैसला है, उसकी जनता स्वागत कर रही है और जनता में उसको लेके उत्साह है। आपके जो चीफ मिनिस्टर है वो खामोश है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। आप हमें बता रहे हैं हम फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन है, बेशक फ्रस्ट्रेशन है, और क्यों ना हो। हम जब देख रहे हैं कि 60 साल में जिस देश को इतनी मेहनत से बनाया गया था उसको सिस्टमैटिकली आप खत्म कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन होगा। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे नहीं कह रही हूँ, ये एक देश के नागरिक के तौर पे कह रही हूँ। जात पात की राजनीति करने वाले थे, जो जात पात की राजनीति करते हैं उनकी दुकानें बंद हो रही है। जब आप कानून जात पात की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति को संरक्षण की राजनीति करने वाले उन राजनीतिक दलों की दुकानें अवश्य बंद हो रही हैं। इसलिए आपका फ्रस्ट्रेशन उस बात को लेकर के मुझे लगता है कि ये आपका फ्रस्ट्रेशन जायज लगता है कि आप लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए जिस तरह से बीजेपी ने रन किया है। सुनहरा मौका जनता ने आपके हाथ में दिया था। शर्म तो कांग्रेस को आनी चाहिए कि जिसने केवल भ्रष्टाचार के संरक्षण की घोटाले के। चलिए, असीम पांडे जी भी है, सवर्ण समाज के अध्यक्ष हैं। मैं आ रहा हूं हरीश जी, आप दोनों लोगों की बात करते हैं। आप दोनों लोगों ने बहुत समय लिया। टुकड़े टुकड़े बांटने की संस्कृति कांग्रेस ने पैदा की। ठीक है, उस कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। असीम पांडे जी, जब मैं आपसे समझना चाहूंगा, देखिए यहां पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। आप जरा बताइए इस पर। देखिए, जो आरक्षण इन्होंने 10% का दिया है, ये 91 में नरसिम्हा राव की सरकार भी आरक्षण लाई थी 10% का। कोर्ट में वो आरक्षण गिर गया था। तो जो इन्होंने अभी संसद में पास किया और विधानसभाओं में ले जा रहे हैं, पास करा रहे हैं, जिस तरीके से जो ये चेहरा दिखा रहे हैं, चलिए ठीक है, इन्होंने 8 लाख के सवर्णों को जो इनकम है जिनका, उनको गरीब माना, इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन इन्होंने जितनी देर में की, ये पहले लाए होते और इस पे सारी चीजें हुई होती। उस समय तो 3 तलाक लिए बैठे थे और ये हमारे ही खिलाफ SC/ST एक्ट का बिल पास करा रहे थे। वहां पे जो है कानून का, सुप्रीम कोर्ट का कहना नहीं मान रहे थे। तो कई ऐसे सवाल हैं जो इनके ऊपर खुद इनकी 3 उंगलियां, जो एक उंगली दूसरी ओर उठा रहे हैं, खुद इनकी 3 उंगलियां इनकी ओर उठी हुई हैं। तो अभी जब ये चीजें आ गई आपके सामने तो अभी स्वागत कर रहे हैं कि अभी भी आप उन्हें कोस ही रहे हैं? नहीं, ये तो स्वागत करने लायक है भी नहीं, क्योंकि 10% का आरक्षण जो इन्होंने दिया है, बाकी जातियों को उनके जातियों के अनुरूप आरक्षण दिया गया था। सवर्ण 33% सवर्ण है, 33% सवर्णों को इनको उस हिसाब से देखना चाहिए था। इन्होंने मतलब और सबको तो बांटा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है उसमें भी भेदभाव कर दिया। इनको 33% का आरक्षण लाना चाहिए था। प्लस दूसरी चीज क्या है कि देश जो आगे बढ़ेगा, जो विकास होगा, वो आरक्षण पे नहीं बढ़ सकता है। देश आगे बढ़ सकता है योग्यता के बल पे। हमारी योग्यताएं जाके विदेशों को जो है फायदा पहुंचाएंगी, विदेशियों को मजबूत करेंगी। तो ये शक्तियां जो हमारी यहां से पलायन करेंगी, जो बाहर जाएंगी, उनके लिए आपके पास क्या है? उनके पास क्या बचा है? कितनी नौकरियां बची हैं जिसमें आप आरक्षण देंगे? यानी आप भी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं? अरे रोजगार खत्म नहीं, आप भी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं और मंशा पे। निश्चित रूप से एक ये चुनावी हथकंडा छोड़ा गया है। अच्छा, चुनाव जीतने के लिए। डॉक्टर अजीज खान साहब, हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप बताइए। देखिए राहुल जी, ये मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। जितने पैनलिस्ट हैं उन सब लोगों ने अपनी बात को बड़ी गंभीरता से रखा और सबका सिर्फ एक ही मत है। अब जहां पर सारे लोग एक ही बात कह रहे हो तो जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी तो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखती है। हकीकत यह है कि आज देश का कोई भी शख्स खुश नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जब आपके पास 100 दिन भी नहीं बचे हैं, इस तरीके का झुंझुना पकड़ा रहे, और अगर वाकई में करना ही था, मैं मान ले रहा हूं, तो आप क्या करते? आप गिनती करवा लेते। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको न्याय मिल जाता। भाई हम तो यही बात करते रहे,
हम यही मांग करते रहे हाँ। कि लोगों को न्याय मिल जाता। आज हकीकत यह कि तमाम समाज के लोग ऐसे हैं जो बहुत ही दबे कुचले हैं, वो पिछड़ेपन का शिकार है कहीं ना कहीं। तो हकीकत ये कि सबको न्याय कैसे मिलेगा? आप गिनती करवा के सबको आरक्षण दे दीजिए, लेकिन मनसा पे सवाल इसलिए है, टाइमिंग का जो मसला वही है, इनकी नियत खोट है, क्योंकि नियत में खोट है, क्योंकि नियत इनका है ही नहीं कुछ देने। ये तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा करो, चाहते जाते इस देश को मूर्ख बनाओ। 4.5 साल तक मूर्ख बनाया, लोगों को गुमराह करते रहे, कंफ्यूज करते रहे, बेरोजगारों से लेकर किसानों तक। हकीकत यह है अब जब चाहते जाते वक्त आ गया तो इन्होंने क्या जो सामान्य जो बुद्धिजीवी तबका है उसको भी ये बेवकूफ बनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं कहीं ना कहीं। आपका जो अधूरा काम था उसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। लोगों को मूर्ख बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया है। हरीश जी, मैं ये काम तो आपकी सरकार हमारे का है। अधूरे एक काम सवाल आपने कांग्रेस पूरा कर दिया। एक सवाल कांग्रेस का ले लेता हूं, फिर आ रहा सारे शिलान्यास, जो भी मैंने शिलान्यास किया था उसका शिलान्यास कर दिया आपने, जो भी लोकार्पण मैंने किया था उसका लोकार्पण कर दिया, शिलान्यास का शिलान्यास, लोकार्पण का लोकार्पण आपने लगातार कर दिया। मेरे काम ये को सारे पूरा कर सवाल दिया लेंगे आपने। जरूर, देश देख रही है अजीज साहब, ये सारे सवाल लेंगे। सदब जी, आपके तो- अधूरे काम जो है उसे हरीश जी की पार्टी ने पूरा किया है। जी जो आप नहीं, लटका सिर्फ रिबन जो काटे। आप लटका के आ रही थी, जी आपने नहीं। ये सवर्ण आरक्षण वाला बिल पर काम किया था आपने इतने सालों तक। सवर्ण आरक्षण आप अभी स्वागत तो कर रही हैं लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन ये आपके अधूरे काम ही तो पूरा कर रहे हैं। इन्हें तो 4.5 साल का ही समय मिला है। सवर्ण आरक्षण बिल जब 1992 में आया था तो नहीं, उसको ये बोलने जो दीजिए 50 भाई। साल में काम नहीं कर पाए, आप बोलने देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने उसको 4.5 साल में पूरा किया। अरे जाइए। कांग्रेस तो केवल लोगों को विफूल करती रही और अरे जात भाई पात में बांट श्रीवास्तव के जी, राज देश करती को रही। मूर्ख मत बनाओ। अब तो सबके देश को साथ गुमराह न करो आप। नहीं बहुत सुनने गुमराह वाला। कर चुके हैं आप। इतना देश मन की की जनता बात- देख रही है, वो 2019 में इसका इतना जवाब मन दे की देगी। बात का सदब जी, मोनोलॉग हो चुका है। हाँ, अब कोई ये तो सुनने वाला समाजवादियों नहीं ने है किया। जी, आपको बोलने दीजिए समाजवादियों को दूसरों उत्तर दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने, अब देश की जनता भी देगी। साहब इस पे इतराइए मत। जो जनता आपको गद्दी पर बैठाई थी वही उतारने जा रही है। ये देश में जनता के आगे कोई कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि मेरा आप सवाल रह गया, देश की सदब जी। जनता देख रही है। आपके आपने जिस अधूरे तरीके से कामों उसे को गुमराह पूरा किया कर रहे है। हैं। आज आप नौजवान सड़कों पर आपके है, अधूरे किसान कामों को सड़कों पूरा पर कर है। रहे हैं। कोई भी शख्स डॉक्टर जो साहब, है, एक सवाल लेते हैं, डॉक्टर साहब, एक लोगों को आप विफूल करते एक रहे। काम बता दीजिए समाजवाद के नाम पे जो आप भ्रम पैदा करते रहे आरक्षण बिल और की जो ये उद्योगपतियों बात के कर साथ रहे खड़े रहे, हैं, देश की भैया जनता तो ये जानती है। बोल रहे हैं, मैं बोल लूं, मैं हरीश जी, चिल्ला आ रहा नहीं सकती हूं। हूं। हाँ, प्लीज बोलिए। सवर्ण आरक्षण बिल 1992 में जब क्वाश कर दिया गया था तो हमने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हम वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी अवमानना करने में बीजेपी की तरह हम यकीन नहीं रखते हैं, तो हम शांत रहे। लेकिन 2009-10 में हमने फिर एक आयोग का गठन किया और फिर इस पे बात कर रहे थे। सामाजिक और आर्थिक आधार पे ये बिल अटका हुआ था। ये जो बिल लेकर आए हैं संशोधन के साथ लेकर आए हैं, लेकिन देखिए पास तो कराना है ही, क्योंकि ये हमारी मंशा तो थी ही, लेकिन अल्टीमेटली ये जाकर कहां अटकेगा ये हम सब जान रहे हैं। ठीक है, ये एक हल्का सा एक फ्लैश कार्ड, एक झलक दिखाकर गायब हो जाने वाली बात है। श्रीवास्तव जी, ठीक है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैम, हम लास्ट राउंड में हैं, चलिए प्लीज। ठीक है, हरीश श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, कालीचरण जी आ रहा हूं, वो सीधे कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए, 2019 का चुनाव जीतने के लिए आपने निर्णय लिया है, ना आपने रणनीति बनाई, ना आपने काउंटिंग किया, ना कुछ देखा, बस पास करा दिया इसे, शोषा छोड़ा है जिसे कहते हैं। श्रीवास्तव जी, राहुल जी, ये कांग्रेस और ये बाकी दल के लोग जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, इनका ही काम ऐसा रहा कि ये लोगों को विफूल करते रहे और राज करते रहे। अच्छा, एक मिनट हरीश जी, एक मिनट, असीम पांडे, एक मिनट। दूसरों के ऊपर न डाला करें, हरीश कभी चंद्र जी, जिम्मेदारी ये खुद ले बताइए, लिया करें। लोकसभा और राज्यसभा में जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया ना, डालते रहे हरीश सारा चंद्र श्रीवास्तव जी, एक मिनट में मैं बोल रहा हूं, इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में तो आपका समर्थन कर ही दिया ना, इन सभी लोगों ने, लेकिन उसके बाद यहां डिबेट में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? समर्थन करना चाहिए, नहीं, अब भी समर्थन करना चाहिए। अब अगर ये बैठ के उसकी आलोचना कर रहे हैं, ये जनता को विफुल करने काम कर रहे हैं ना, वो तो आप ही के पास आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी नियत में खोट है। चलिए ठीक है, अजीज खान साहब, इनकी अब हम लास्ट आ रहे हैं हरीश जी, आपके पास शैली का दोहरापन है, ये आज जनता के आप सामने है। लोकसभा में और राज्यसभा में समर्थन कर रहे हैं और डिबेट में विरोध क्यों कर रहे हैं? सर सच्चाई है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने तो हमेशा की सामान्य जातियों को, बल्कि जितनी भी जातियां हैं, गिनती करा के सबको आरक्षण दे दो, सबको जिम्मेदारी दे दो और सबको पूरी तरह से उसका न्याय दे दो, उसको उसका हक दे दो। ये तो हमेशा हमसे हम कहते रहे। लेकिन हकीकत ये है राज्यसभा और लोकसभा में तो समर्थन कर रही है, डिबेट में विरोध क्यों कर रही है? मंशा गलत है।
नियत गलत है, ये देना कुछ नहीं नहीं, चाह अभी रहे। तो लग रहा है एक लोगों मिनट को गुमराह साइलेंस करना प्लीज। चाह रहे हैं। अजीज खान साहब प्लीज बोलिए मैम। देखिए, विरोध ना यहाँ कर रहे हैं ना वहां किया था। हाँ। विरोध अगेन वही बात आती है कि एक तो इनकी मंशा पे है, दूसरा इन्होंने रोजगार खत्म कर दिए हैं। पहला सवाल ये कि आरक्षण देंगे तो देंगे कहाँ। दूसरी बात है जो ऑलरेडी आरक्षित जातियां हैं उनसे मिलने के लिए तो उनका मुख्यमंत्री साबुन देता है कि लो पहले नहा लो तब हमसे मिलो। इस तरह की तो उनके कालीचरण दिमाग सनेही में जी। कुंठाएं और गंदगी है। देखिए, जैसा कि बीएसपी की मायावती बहन जी ने कहा है कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण दे दीजिए, क्योंकि सच्चर कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो भी पहले की एक अधूरा काम पड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी ने कहा है कि सर्वाधिक स्थिति असीम खराब पांडे जी पिछले हो गई वर्ष आपकी बात। से- असीम पांडे जी पिछले 92 वर्ष से लटका मुसलमानों हुआ की है और अभी महाराष्ट्र पास हो में गया, भी आपको इस फिर तरह भी की बात सरकार की आई मंशा थी। पे सवाल लग रहा है, और क्यों? सबसे बड़ी है कि देखिए, जो हम है लोग सत्यता बताने हैं, हमको जिसकी जो है कोई जितनी वोट संख्या नहीं भारी लेना, कालीचरण ना जी, इससे साइलेंस नाम प्लीज। राजनीति करने आए हैं यहाँ हाँ। पे। हम सत्यता बताने आए हैं। अगर आपको आरक्षण देना था तो आप उस भाग में देते जितने सवर्ण यहाँ पे थे। हरीश जी, दूसरी चीज है, हरीश जी, 20 सेकंड आपके पास। दूसरी चीज ये असीम पांडे, सवर्ण समाज। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हाँ। हूँ कि जिस तरीके से इनकी जो मनसा है, जो मैनिफेस्टो में लाए थे 2014 में कि हम निजी क्षेत्र में भी ये आरक्षण सवर्ण देंगे, समाजी विरोध तो कर रहा है। वहां पर भी आपने छोड़ दिया, हरीश चंद्र श्रीवास्तव वहां पर जी। भी आपने खत्म सर, कर दिया। हरीश आप जी, दोहरी 20 मानसिकता सेकंड, के साथ जी 20 रहे हैं। सेकंड। आप दोहरी मानसिकता की बात कर रहे हैं। आपने हरीश तो जी, जो है ये समाज सवर्ण समाज से विरोध आ गया। का काम किया है। नहीं, असीम दोहरी पांडे। मानसिकता कांग्रेस की रही। भारतीय कांग्रेस जनता कंपनियों में भी पार्टी लाई है। कुछ ना बहुत करिए, सब ट्रांसपेरेंसी के कांग्रेस साथ ने। काम करती है। बहुत चलिए, बहुत स्पष्ट शुक्रिया है। आपका हरीश जी, आपका भी, सबके- डॉक्टर अजीज बस खान साहब कांग्रेस आपका ने भी, बस यही रोक सदब जी रहे हैं। आपका भी और असीम पांडे जी आपका भी, कालीचरण सनेही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के टाइमिंग पर जो तमाम विपक्षी दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं और मंशा पर भी। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में जब पास हुआ तो ये साथ खड़े थे, लेकिन मंशा पर सवाल है।